सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी या ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। दोस्तों मैं योगेश आपके लिए स्टडी जी के क्लासेस लगा रहा हूं और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। आज मैं आपकी नई क्लास है और आज पॉलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा आपको पसंद आए, ठीक है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती आपसे लाइक करवा रहा हूँ। क्लास को पूरा देख लीजिएगा एक बार और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। डेली के हर क्लास की तरह मैं आपके लिए आज फिर से नई क्लास लेके आया हूँ। शुरू करेंगे आज की क्लास अपनी। क्या आज की क्लास, आज के क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले शुरू करते हैं आज की क्लास, टाइम ना खराब करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है अपना आज का, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसके, राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि उच्चतम न्यायालय के जितने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद किसके, अनुच्छेद 124(2) के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 124(2) के अकॉर्डिंग जो है जितने भी अपने जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है, ये आपकी कहाँ है, जबलपुर में। जबलपुर में किसकी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसकी जो एक पीठ है वो पीठ कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में। और इसकी जो खंडपीठ है, कौन सी खंडपीठें जो हैं ये कहाँ स्थित है, ये आपकी ग्वालियर में और इंदौर, इन दो जगह जो है इसके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ जो है वो कहाँ पे है, ग्वालियर और इंदौर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्त आयु कितनी तय की गई है, तो ये 65 वर्ष। कितनी, 65 वर्ष। अनुच्छेद 124(2) के तहत, ठीक है। कब, अनुच्छेद 124(2) के तहत जो कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त तय की गई है आयु वो 65 वर्ष की गई है। संविधान में यह बताया गया है कि जो भी अपना सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसकी जो रिटायरमेंट की डेट होगी या टाइम होगा वो उसके 65 वर्ष तक होगा। 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है, जजमेंट कर सकते हैं। 65 वर्ष के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डिस्प्ले पे आपकी शो हो रहा होगा। सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। सभी दोस्तों जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे और भी दोस्त हमारे चैनल से और हमारी क्लास से जुड़ सकें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ऐसी कौन सी रिट है, ऐसी कौन सी रिट होती है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो दोस्तों ये क्या है, परमादेश के नाम से, परमादेश के नाम से एक रिट होती है जो कि किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध हम जारी कर सकते हैं। कब, जब अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा हो या किसी कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो या कोई संवैधानिक कर्तव्य जो उसे पालन करना चाहिए वो नहीं कर रहा हो, अगर वो इस चीजों का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हम ये रिट दायर कर सकते हैं। कौन सी, परमादेश के नाम से, ठीक है। किसके खिलाफ की जाएगी, केवल सरकारी पदाधिकारी जो होते हैं उनके विरुद्ध ये रिट जारी कर सकते हैं। कौन सी, परमादेश, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय संविधान का अंतिम विख्यात कौन है। तो भारतीय संविधान का अंतिम विख्यात कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान का अंतिम विख्यात है, ठीक है दोस्तों। इसके अनुच्छेद 131, 133 और 228 के तहत, कितने अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 132, 33 और 28 के अकॉर्डिंग जो क्या है ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो संविधान की जो व्याख्या की जाती है किसके द्वारा की जाती है, ये अपनी न्यायपालिका होती है।
न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है संविधान की व्याख्या करता है। न्यायपालिका के अंदर क्या है, राष्ट्रपति, संसद और लोकसभा सारे तीनों सदन, दोनों सदन आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और कौन होता है? और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो सभी इसके अभिरक्षक होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो ये उसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत क्या है, जब केंद्र और राज्य के बीच में कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो उसका जो निपटारा होता है वो किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये मौलिक अधिकार है। अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई समस्या है, तो उसका जो निपटारा किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। ये जो अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 131 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कंडीशंस होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन के साथ पूछा गया था। इसमें 3 ऑप्शन जो थे सही थे, एक ऑप्शन जो था गलत था, वो गलत ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो पूछा गया था कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो एज मानी कही गई थी 35 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो सही थे। बात की जाए तो उसमें क्या है, जो कंडीशन जो होती हैं उसमें या तो ये होती है, या कोई व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो। कितने? 10 साल तक। 10 साल तक जो है अधिवक्ता मतलब वकील की प्रैक्टिस कर चुका हो, या तो वो बन सकता है। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन होती है अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 124 3 के अंतर्गत क्या कंडीशन है, यदि कोई व्यक्ति 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश से और उसके मर्जी से, किसकी? राष्ट्रपति की मर्जी से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। आपको पता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो ये दोस्तों ये कंडीशंस थी, या तो वो 10 साल तक वकील की प्रैक्टिस कर चुका हो किसी उच्च न्यायालय में, या फिर क्या 5 वर्ष तक क्या किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए प्रेफर करते हैं और राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में तो उनकी किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए मनाही है उनकी। ठीक है, वो कहीं पे भी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है अपनी? 31 दी गई है। ठीक है, 31 में क्या होता है, एक जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी जो 30 होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, कौन से? अन्य न्यायाधीश होते हैं वो। ठीक है, एक मिनट साफ कर दूं।
तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो है अपने सुप्रीम कोर्ट में जो भी जितने न्यायाधीश हैं अभी तो प्रेजेंट टाइम पे 31 हैं, जिसमें एक मुख्य है और बाकी के 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या है, पहले जो बात की गई थी, पहले जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे तो पहले क्या थे, टोटल 8 थे, ठीक है 8 थे। 8 में से क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। बाद में 1986 में संशोधन हुआ तो उस टाइम पे क्या हो गए, उस टाइम पे 26 हो गए, कितने 26। तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और जबकि जो 25 थे वो अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है दोस्तों। बट पुनः से विचार किया गया, दोबारा से इसमें विचार किया गया, तो दोबारा से विचार किया गया था 2009 में किया गया था, ठीक है। ये किया गया था 1986 में, 2009 में किया गया, तब से तो टोटल किए गए 31, जिसमें से एक मुख्य और 30 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश। ये जो कंडीशन है अभी तक चली आ रही है, ठीक है दोस्तों। अभी तक जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जितने न्यायाधीश हैं 31 हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 जो होते हैं बाकी के अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और जल्दी इनमें संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब संख्या बढ़ाई जा रही है न्यायाधीशों की, आपको पता है कि केसेज इतने हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं लगभग 59,000, कितने 59,331 जो केसेज हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। केसों को देखते हुए, न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए तो विचार किया जा रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या की जा रही है कितनी, 34, जिसमें से क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और जो 33 होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है दोस्तों। अभी ये विचार किया जा रहा है, जल्दी ये चीज हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति उन्हें डायरेक्ट हटा दे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं हटा सकता। इसमें क्या है, एक विशेष बहुमत पारित किया था संसद के प्रस्ताव में, संसद में एक बहुमत पारित किया जाता है, कहां पे, संसद में एक बहुमत पारित किया जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है। अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। इसमें हटाने की कंडीशन क्या होती है, अगर सदस्य 2/3 हैं, अगर प्रस्ताव पारित किया गया और सदस्य 2/3 हैं और मंजूर करते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति किस न्यायालय में नहीं होती है। तो ये है उच्चतम न्यायालय में किसी को भी नहीं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो भी उच्च न्यायालय के जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उन्हें कहीं पे भी वकालत करने की अनुमति नहीं होती है, अनुच्छेद 320 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 320 नहीं, 220 के अकॉर्डिंग, 220 के अकॉर्डिंग क्या है, कहीं ने अनुमति नहीं दी होती। अगर आप एक बार सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो आप कहीं वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। तो ये किसको है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय है जिसे ये निर्णय लेने का अधिकार है। ये अधिकार जो है अनुच्छेद 327 के अकॉर्डिंग दिया गया है, किसको, हाई कोर्ट को, राज्य के हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 327 के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं। तो न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निर्णय विधि, ठीक है दोस्तों। न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, निर्णय विधि। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास को शेयर किया होगा और लाइक भी किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ फिर से नई क्लास में आपके साथ मिलूंगा। और तो जो भी दोस्त क्लास को शेयर नहीं कर पाए हैं या शुरू में नहीं देख पाए तो प्लीज़ क्लास को देख लीजिएगा एक बार
और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा, आप कोई लाइक नहीं करता है क्लास को पता ही नहीं पड़ता है कौन स्टूडेंट देख रहा है। और कमेंट तो आप करती नहीं है क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, अगर हमारी और कोई कमी है तो आप बताइए और कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।